नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रुप डी व्लॉग्स 2.0 पे। तो दोस्तों, मैथ की सीरीज़ का हमारा अगला वीडियो होने वाला है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं ज़रूर जाके देखिए, आपको ग्रुप डी के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो जो आज का मैं शिफ्ट करवाने वाला हूँ वो 8 तारीख का शिफ्ट है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। 8 तारीख का पहला शिफ्ट है, इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इसका मैं PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए। आपको जितने क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं 30 या 35 क्वेश्चन जो भी होगा, उसका PDF आपको आंसर सहित मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जुड़ जाइए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो नया क्वेश्चन होगा। होमवर्क वाला क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे करा ही दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, चूंकि रुकिए, पहला क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। इसमें आपसे बोला गया है दो संख्याएं 19 और 17 के अनुपात में है। 19 और 17 के अनुपात में है दो संख्याएं, और आपसे बोला है उनका महत्तम समापवर्तक, यानी कि उसका HCF, दोनों संख्याओं का HCF कितना है। दोनों संख्या का HCF आपको 11 दिया हुआ है। आपसे बोला है संख्याएं ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करना है आपको। देखिए, ये पहली संख्या, इसको A मान लेते हैं, दूसरी संख्या इसको B मान लेते हैं। आपको अनुपात दिया है 19:17 दिया हुआ है, HCF आपको 11 दिया हुआ है। आपको बोला दोनों संख्या यानी कि A कितना है अलग निकालना है और B कितना है ये आपको अलग निकालना है। देखिए, जब भी आपको HCF की चर्चा करें तो आप HCF को रेशो से गुना कर दीजिए। तो A रेशो से हम HCF गुना करते हैं तो 19 × 11 ये आपकी पहली संख्या आ जाएगी, और फिर HCF को दूसरी रेशो से भी गुना कर दीजिए तो 17 × 11 ये आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। अब देखिए, कई लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने लगेंगे। अब सॉल्व मत करिए, इसको शॉर्ट ट्रिक से करिए। 9 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो अंतिम में इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, और 7 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 1 आएगा। अब देखिए किस में चेक करिए, सॉरी 7 आएगा, यूनिट डिजिट 7 आएगा। अब देखिए ऑप्शन में चेक करिए, ऑप्शन में कौन सी दो संख्याओं का यूनिट डिजिट 9 भी है और 7 भी है। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपका 209 और कितना दिया हुआ है 187। इसमें देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 9 और 7 है। तो आप शॉर्ट ट्रिक से करिए, यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगाइए, आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर है बी। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया है कि एक हॉल के फर्श की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। मतलब एक हॉल है, हम पहले एक बना लेते हैं। मान लीजिए ये हॉल है, उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई आपको 16 मीटर दिया हुआ है, लंबाई आपको 16 मीटर दिया हुआ है। और आपसे बोला है चौड़ाई इसकी 12 मीटर है, चौड़ाई इसकी 12 मीटर है। आपसे बोला है कि मतलब वर्गाकार इसमें टाइल लगाने हैं। यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल निकालना है। मतलब आपको क्या करना है, वर्गाकार टाइल लगाना है। अब देखिए, जब भी आपको ऐसा है कि कम से कम निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है, तो सबसे पहले क्या करिए, HCF निकाल लीजिए। मतलब यहाँ 16 दिया हुआ है, यहाँ 12 दिया हुआ है, तो कितनी वर्गाकार टाइल निकलेगी। तो आप कितने सेंटीमीटर की लगेगी या कितने मीटर की लगेगी, इसके लिए आप 16 और 12 का HCF निकाल दीजिए। तो जब हम 16 और 12 का HCF निकालते हैं तो कितना आएगा, देखिए ये होता है 4 चौके 16 और ये 4 तिया 12। दोनों में कौन सी संख्या है, कॉमन दोनों में है 4, क्योंकि 4 और 3 तो अलग है। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, सबसे ज़्यादा कौन सी बड़ी संख्या दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में आती है, तो 4 आ रही है। इसका मतलब क्या कि जो आपका आंसर होगा 4 मीटर की प्रत्येक वर्गाकार टाइल लगेगी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि 4 मीटर की जो वर्गाकार टाइल लगाई जाएगी। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया है कि एक वर्ग का विकर्ण √200 सेंटीमीटर है। यदि आयत की भुजाएं 5:2 के अनुपात में है तो वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब आयत का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आपसे पूछा है आयत की लंबाई क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में कैसे करेंगे, पहले आपसे बोला है वर्ग का विकर्ण 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था कि वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख देता हूँ, विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वर्ग के, वो होता है √2 गुना भुजा होता है। यानी कि तो कितना दे रखा है, हमें इसमें यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे तो हम बराबर करेंगे √200 को बराबर किसके करेंगे, √200 को बराबर करेंगे √2 इंटू भुजा के। भुजा को हम भुजा ही मान लेते हैं, मान लीजिए हम भुजा को x मान लेते हैं। हमने कैसा करा, x मान लीजिए भुजा को, ठीक है। इसको हम ऐसे मान लेते हैं भुजा, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ आएगा √2 इंटू 10 आ जाएगा, बराबर √2 इंटू भुजा आ जाएगा। अब यहाँ से जब √2 से √2 काट देंगे तो मतलब भुजा कितना आएगा आपके पास भुजा जो आएगा, यानी वर्ग की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। वर्ग का भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर आया। और आपको बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब देखिए, आयत का हमें भुजाओं का अनुपात 5:2 दे रखा है, यानी कि जो भुजाएं क्या होंगी उसकी, तो 5x मान लेते हैं इसको और इसको 2x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 5x लंबाई है, 2x चौड़ाई है, तो 5x गुना 2x किसके बराबर होगा, वर्ग के क्षेत्रफल, यानी कि ये आयत का क्षेत्रफल हुआ, ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो वर्ग की भुजा कितनी है, 10, तो इतनी 10 के बराबर आएगा, यानी 10 गुना 10 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ सोल्व करिए तो यहाँ कितना आया, 10x² बराबर 100 के बराबर आया, बिल्कुल आ गया यहाँ से। यानी कि जो x आएगा कितना है आपका, x जो आएगा वो √10 सेंटीमीटर आ जाएगा।
मतलब ये जो रेशियो है, एक्स की रेशियो आपके अंडर रूट 10 सेंटीमीटर आपका आ चुका है, ठीक है। यानी एक्स जो आपका आ गया वो कितना आया, अंडर रूट 10 सेंटीमीटर आ गया है। आपसे पूछा क्या है, आयत की लंबाई कितनी है। देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको 5:2 दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा आपको एक्स कितना आ गया, रूट 10 सेंटीमीटर आ गया, लंबाई आपका 5 है और एक रेशियो आपका रूट 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जब 5 को हम रूट 10 से गुना कर देंगे तो ये आपका लंबाई आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में कभी ऐसा कोई टर्म नहीं दिख रहा है आपको, मतलब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 5 को जब हम अंडर रूट के अंदर भेजेंगे तो 5 का स्क्वायर करके भेजना पड़ेगा, तभी तो बाहर 5 निकलेगा। यानी कि 10 गुना 25 हम अंदर कर देंगे, अंदर हो जाएगा। यानी कि आपका जो कितना आया, अंडर रूट 250 सेंटीमीटर आपका आयत का लंबाई आया। आप समझ लीजिए, आपको बोला है कि वर्ग का विकर्ण दे रखा है आपको, तो रूट 2 भुजा के बराबर होगा। यहाँ से हमने भुजा निकाल लिया, भुजा को हमने क्या किया, भुजा का जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आया उसको हमने आयत के क्षेत्रफल के बराबर करके हमने एक्स का रेशो निकाल लिया। एक रेशो हमारा रूट 10 के बराबर आया तो 5 रेशो हमने निकाल लिया, जो कि आपका रूट 250 सेंटीमीटर आया। तो आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, मतलब चीनी की कीमत पहले से 10% बढ़ जाती है। तो 5 सदस्यों का परिवार अपने व्यय को नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए चीनी की कीमत पहले 100 रुपये थे। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन प्रतिशत में, सबसे पहले 100 रुपये आपको मूल मान लीजिए, आपको बोला है 100 रुपये मान लीजिए कीमत है और 10% की वृद्धि कर दी, मतलब 100 का 10% कितना हो गया, 110 हो गया, ठीक है। मतलब 10% क्या हुआ, चीनी की कीमत में वृद्धि हो गई। लेकिन 5 परिवार से 5 सदस्य मतलब नहीं, चाहे 10 सदस्य हो, 20 सदस्य, उससे कोई मतलब नहीं है। 5 सदस्य का यहाँ कोई काम नहीं है। आपसे बोला है कि मतलब 10% की वृद्धि हो गई चीनी की कीमत में, ठीक है। अब वो परिवार अपना व्यय नहीं बढ़ाना चाहता, मतलब वापिस वह अपना वही रखना चाहता है, तो कितनी कमी करे। देखिए 100 से 110 हो गया। अब कमी जब करेगा तो जब बढ़ता है कोई चीज तो हमेशा बाईं तरफ से ऊपर बढ़ेगी, तो मतलब बायां मूल माना जाएगा। लेकिन जब घटेगा तो दायां हमारा मूल हो जाएगा। मतलब अगर वो कितना कमी करे तो उसको वापस आने के लिए यहाँ पर वो क्या करे, 10 की कमी कर दे। 10 की मान लीजिए उसने कमी कर दी। अब वो 10 की कमी किस पर करेगा, तो वो 110 पर करेगा, वो 100 पर कमी नहीं करेगा, क्योंकि 110 मूल हो चुका है मान वो। तो उसने 10 की कमी करी 110 पर, और परसेंट में 100 से गुना ही कर देते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो इतना से ये कट जाएगा, 100/11 आ गया आपका, 100/11% आ गया। यानी कि आपका कितना आया, 9 1/11% आपका आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कि 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों में अंतर कितना है। अब देखिए यहाँ पर कितने घंटे के, 1 घंटे की चर्चा की है, मतलब सबको हम घंटे में रखेंगे। यानी कि देखिए आपको बोला है 1 घंटे के 5 मिनट, 1 घंटे के 5 मिनट का मतलब क्या हुआ कि 5 मिनट बट्टा 1 घंटा, ठीक है। और आपसे फिर बोला है कि 20 सेकेंड के 1 घंटे में, यानी कि 20 सेकेंड का 1 घंटा, तो 20 सेकेंड लिख देते हैं यहाँ पर, 20 सेकेंड का 1 घंटा, 1 घंटा नीचे कर दिया है। अब देखिए सबको क्या करिए, यहाँ मिनट दे रखा है, सबको मिनट में ही कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर हम जो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड में बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा वैल्यू। तो 5 मिनट का 1 घंटा का मतलब क्या हुआ, 5/60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पहला इक्वेशन। आपसे बोला है 20 सेकंड का 1 घंटा। अब पहले 20 सेकंड को मिनट में करिए और 1 घंटे को भी मिनट में कर दीजिए। तो जब 20 सेकंड को मिनट में करेंगे तो क्या होगा, माइनस जब करेंगे, क्योंकि माइनस होगा ना, इसके और इसके बीच में अंतर निकालना है, तो 5/60 में इसका अंतर निकालेंगे। तो सेकंड को जब हम करेंगे मिनट में तो 20/60 आ जाएगा ऊपर में, ठीक है। और पूरे बट्टे में 1 घंटे को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 घंटे को हम 60 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। आपको इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 1/3 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसको करेंगे तो 1/12 यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो 1/12 माइनस आपका 1/3 और फिर 60 है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो 180 हो जाएगा, क्योंकि 3 नीचे आ जाएगा। यानी कि आपको मान के साथ डालना है 1/12 माइनस 1/180 का मान निकालना है। तो ये लोग आप ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक आपने आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। मैं आपको सीधे इसका आंसर बताता हूँ, सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 0.7/9 आपका आंसर आएगा। समझ लीजिए दोबारा कि आपको निकालना है 5 मिनट के 1 घंटा और 20 सेकंड के 1 घंटे के समय के बीच का अंतर। तो 5 मिनट बट्टा 1 घंटा हमने लिख दिया, तो 5 मिनट को मिनट ही रहने दिया हमने, 1 घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 20 सेकंड को भी हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया और 1 घंटे को भी मिनट में कन्वर्ट कर दिया। सबको हमने मिनट में ही कन्वर्ट कर किया। अगर आप चाहते सबको घंटे में कन्वर्ट कर लेते तब भी आंसर सेम आता, या आप सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते तब भी आपका आंसर सेम आता। तो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आपका जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। इसमें आपसे बोला है कि 20 मीटर और 14 मीटर की ऊंचाई के दो खंभों के शीर्ष की तारों के जो जोड़ा जाता है, मतलब पहले हम जो बोला हम कर लेते हैं। मान लीजिए बोला उसने कि एक 14 मीटर का खंभा है और एक 16 मीटर का, 16 मीटर नहीं सॉरी, हाँ एक 14 मीटर का है, एक 20 मीटर का खंभा है। इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम इतना खंभा बना लिया है। बोला है इसको दोनों शीर्षों को तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो तार से हम जोड़ देते हैं। मान लीजिए तार को ऐसे जोड़ेंगे हम, ठीक है। आपसे बोला है कि जो 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। मान लीजिए जमीन है, दोनों जमीन पर है, तो जमीन को हमने आपस में जोड़ दिया है और यहाँ से भी हमने जोड़ दिया है। 36 के साथ कितने डिग्री कोण बना रहे हैं? 30 डिग्री का, मतलब ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री का है। आपसे बोला है कि तार की लंबाई ज्ञात करिए। मान लीजिए खंभा है तो हम इसको ए बी मान लेते हैं, इस छोटे खंभे को ए बी, जिसकी लंबाई क्या है 14 मीटर है। और बड़ा खंभा को हम मान लेते हैं सी डी, इसको हम सी डी मान लेते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई आपको 20 मीटर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, क्वेश्चन में जो दे रखा है मैंने लिख दिया है। और 36 का 30 डिग्री का कोण है, ये आपको दिया ही हुआ है। आपको पूछा है इसकी लंबाई, यानी कि जो तार की लंबाई, इसको एक्स मान लेते हैं। आपको तार की लंबाई निकालने का है। देखिए अब ये 14 मीटर है तो सेम इसकी लंबाई यहाँ तक भी तो लंबाई सेम ही होगी, ये भी 14 मीटर ही होगा। यानी कि जो आपका डी से लेकर इस पॉइंट तक जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो 6 मीटर आएगी, ठीक है। आपसे पूछा है कि ये जो है तार की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पर चर्चा किस चीज़ की है। अब इसको फिगर को मैं यहाँ दोबारा बना लेता हूँ। देखिए इस फिगर को कुछ ऐसे समझिए आप कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है, ये 30 डिग्री एंगल है, आपको इसकी लंबाई 6 मीटर दे रखी है, आपको पूछा ये निकालना है। तो इसमें क्या करिएगा, इस फिगर को आप भूल जाइए कुछ देर के लिए, आपको ये निकालना है। तो कैसे करेंगे? आप जानते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि जब ये जो लंब है, लंब और कर्ण में जब भी चर्चा रहती है तो हम क्या करते हैं? हम हमेशा साइन लगाते हैं। तो साइन थीटा हमने लगाया। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि लंब बट्टा कर्ण होता है। अब देखिए साइन थीटा का मतलब साइन 30 दिया हुआ है, साइन 30 हम लिख देते हैं। साइन 30 बराबर किसके दिया हुआ है? परपेंडिकुलर आपको 6 दे रखा है, ठीक है। 6 लिख दिया। हाइपोटेन्यूज यानी कि एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे करेंगे? एक्स को उधर भेज दीजिए, मतलब साइन 30 की वैल्यू पहले लिख दीजिए। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, बराबर किसके? 6/x के बराबर है। यानी कि एक्स का जो मान आया आपका कितना आया? वो 12 मीटर है। यानी कि इसका सही आंसर 12 मीटर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बिल्कुल सही होगा इसका। समझ गए होंगे। आपको फिगर मतलब बनाना था, पहले फिगर आप बना लीजिए, फिगर सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। इसमें आपसे बोला है कि एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से दुश्मन की नाव को देखता है, ठीक है, जो कि 60 डिग्री के अवगमन कोण पर है। तो टावर के आधार से नाव की दूरी ज्ञात करिए। मान लीजिए हम पहले फिगर बनाते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में फिगर बनाया करिए। तो आपको बोला है टावर, टावर मतलब जमीन से कुछ ऊंचाई पर होगा। तो मान लीजिए 180 मीटर की ऊंचाई आपको बोली रखा है, तो 180 मीटर ऊंचाई पर एक टावर स्थित है। ये टावर है, यहाँ पर मान लीजिए गार्ड है, इस जगह बिल्कुल ऊपर पॉइंट पर, ये आपकी जमीन है, ठीक है। मान लीजिए नाव है, तो नाव हम यहाँ बना लेते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे करके नाव है, थोड़ा फिगर समझ लीजिएगा आप, नाव ही है ऐसी, ठीक है। मान लीजिए नाव को उसने देखा, तो नाव को अगर देखेगा तो यहाँ से कुछ 36 दूरी भी तो हुई कि मतलब लंबाई में यहाँ से यहाँ दूरी भी तो होगी। मान लीजिए ये दूरी यहाँ से यहाँ तक है, और मान लीजिए इसने यहाँ से देखा है, ठीक है, यहीं से देखेगा क्योंकि ऊपर तो खड़ा, ऊपर से नीचे देखेगा। आपको बोला है कि 60 डिग्री के अवगमन कोण पर देखा है, इसका मतलब उसने ऐसे कुछ देखा, तो ये एंगल जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए जब हम जानते हैं कि जब भी दो सीधी रेखा जब पैरेलल होती है और कोई कोण काटता है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होता है, इसी तरह ये एंगल और ये एंगल ही बराबर होगा। इसका मतलब ये 60 डिग्री एंगल निकला। आपको बोला है कि आधार से दूरी कितनी है, मतलब टावर के कितनी दूर नाव स्थित है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे आसान तरीका है, जब भी लंब और आधार की चर्चा होती है तो आप जानते हैं हम tan का फॉर्मूला लगाते हैं, तो tan 60 डिग्री हम लगा देंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर किसके आएगा? P/B के बराबर आएगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है, बराबर में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी? 180 है, ठीक है। और बेस की वैल्यू कितनी है आपकी? बेस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? बेस की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बेस की वैल्यू को b मान लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसमें आपसे बोला है, अब देखिए b को इधर ले जाइए, तो बेस आपका कितना आएगा? 180/√3 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। 180/√3 कहीं आंसर में दे रखा, इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, यानी √3 गुनाते √3 कर देते हैं। अब देखिए इसको जब हम करेंगे तो 60√3 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका कौन से ऑप्शन में? डी में है। दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कि एक टावर से मतलब एक जो प्रहर, मतलब जो भी पहरा करता था, उसने देखा है यहाँ से एक नाव को आते देखा है, तो नाव को 60 डिग्री का अवगमन कोण पे देखा है और 180 मीटर की मतलब ऊंचा जो है उसका टावर पे था, तो दूरी पीछे आधार की, तो आप निकाल सकते हैं, आसान से आपको आ जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कि मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम कर सकती है और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक कार्य कर सकता है। काम पूरा होने पर 930 रुपये के लाभ को मोहन का हिस्सा क्या होगा, आपसे बोला है। देखिए हम लिख लेते हैं पहले। ये मान लीजिए मोहन है, ये है रजनी और ये है रिजवान, ठीक है। आपसे बोला है कि मोहन की तुलना में रजनी 20% कितना बार 25% कम काम कर सकती है। मतलब अगर ये 100% काम कर रहा है मोहन, तो रजनी कितना काम करेगी, 75% करेगी, क्योंकि इससे 25 कम कर रही है। और रिजवान की तुलना में मोहन मतलब कितना काम करता है, अधिक, 20% काम अधिक कर रहा है। मतलब ये 20% काम अधिक कर रहा है, यानी कि मतलब ये जो है 80% के बराबर आएगा। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब 5/6 के बराबर आएगा। अगर ये 6 इकाई काम कर रहा है तो ये 5 इकाई ही काम कर रहा है, क्योंकि ये इससे 20% अधिक कर रहा है। तो मतलब 100 का 5/6 हम निकाल देंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए इससे 20% अधिक कर रहा है, यानी अगर 5 कर रहा हो तो ये 6 कर रहा होगा, तो 100 का 5/6 हम निकाल देंगे। अब जब हम रेशो निकालते हैं, रेशो इसको हम काट देंगे, ठीक है। आप लोग काट लीजिए, इसको आसान है, इसको काट लीजिए। जब आप लोग काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 4, मतलब 25 से काट रहे हैं, ठीक है। 25 से पहले 4 आया, फिर 3 आया और फिर कितना आया, फिर आपका 4 आया, ठीक है। अब दोबारा काट सकते हैं इसको, कितना आया आपके पास, 4, 3 रेशो 4 × 5/6 आया, ठीक है। अब 6 को सबसे गुना कर दीजिए, 6 चौके 24, 6 तिया 18 और 5 चौके 20 आया। अब आधा कर दीजिए इसको, ठीक है। 12:9:10 आ गया। आपके पास रेशो क्या है काम का, तीनों के 12:9:10 आ गया। आपसे बोला है 930 रुपये के लाभ में मोहन का हिस्सा क्या है। मोहन का हिस्सा क्या है, तो मोहन का हिस्सा 12 होगा। 930 रुपये के लाभ में मोहन का हिस्सा कितना होगा, 12 होगा। लेकिन वो टोटल बटेगा सब पर ना, यानी कि 12/9=21 + 10 31, यानी 31 टोटल पे बतेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 31 तिया 93 यानी कि 30 आया, और 12 तिया 36 यानी कि 360 रुपये आ गया सिर्फ मोहन का हिस्सा, जो कि आपका कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है इसका हिस्सा। दोबारा समझ लीजिए, मोहन, रजनी, रिजवान दिया हुआ है। मोहन जो है रजनी से, मतलब रजनी जो है मोहन से 25% कम कार्य करती है, यानी कि 75 करती है। और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक करता है, यानी कि अगर रिजवान 5 कार्य करता है तो मोहन 6 कार्य करता है। तो हमने इसका 5/6 निकाल दिया, आप रेशो निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया है, और ये क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद 10वां जो क्वेश्चन होगा मैं आपको होमवर्क में दूंगा, मैं आपको यहाँ आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो 9वां क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। इसमें आपसे बोला है कि 356 YX ये कोई 5 अंकों की संख्या है जो कि 90 से विभाजित है। 90 से मतलब भाज्य है, यानी कि 90 से पूरा पूरी कट जाता है। और आपसे बोला है कि Y - X, यानी कि Y की प्लेस वैल्यू पे जो संख्या होगी और X की प्लेस वैल्यू पे जो संख्या होगी, उन दोनों का अंतर आपको निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे, देखिए, जब भी कोई संख्या 90 से भाग है, इसका मतलब ये 10 से भाग है। 90 से भाग होने का मतलब कि अंतिम में जब 0 आएगा, मतलब अगर कोई संख्या 0 से भाग तभी होगी जब उसके अंत में भी 0 आएगा। आप लोग मान लीजिए, अगर कहीं मैं कहता हूं कि 100 जो है वो 10 से भाग है, इसका मतलब अगर 100 में 10 से भाग है तभी तो भाग होगा वो, ठीक है, समझे आप। बिल्कुल दोबारा समझ लीजिए, मान लीजिए आपको कोई संख्या बोला गया कि वो 10 से भाग है, इसका मतलब वो अगर 5, 9, 7 होगा तब तो भाग नहीं होगा। लेकिन अगर जहां उसके आगे 0 लगा देंगे तभी 10 से भाग हो पाएगा, समझे, ये हो तरीका। तो अगर कोई संख्या जैसे 90 से भाग है, इसका मतलब अंत में जब 0 है तो जो उस संख्या के अंक में भी होगा उसमें भी 0 आएगा, यानी कि x की वैल्यू तो 0 आनी ही चाहिए, तभी वो 0 से भाग हुआ। अब देखिए आपके पास संख्या क्या बन गई, 3, 5, 6 Y और 0 बन गया। अब देखिए अंत में 0 आ गया, मतलब 0 से भाग हो गया। अब हमें 9 से भाग चेक करना है। 9 से विभाज्यता का नियम यही है कि जो अंकों का जोड़ है, यानी कि जो 5 अंकों की संख्या उनका जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। अब जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए 3, 5 जो हमने जोड़ा तो 8, 8 6 14, 14 और प्लस 0 14 हुआ। 14 प्लस Y का मान 9 से भाग होना चाहिए। देखिए कब होगा, अब देखिए 9 दूनी 18 होता है, यानी कि जब 9 का दूना 18 होगा, यानी कि जब ऊपर 18 होना चाहिए तभी वो 9 से भाग हो पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अब जब 14 यहाँ दे रखा है, मतलब y की वैल्यू 4 होगी तभी वो 9 से भाग हो पाएगा। यानी कि y का मान आपका क्या आ गया, y का मान 4 आ गया, x का मान आपका क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो y मतलब 4 - 0 का जब करेंगे तो आंसर 4 ही आएगा। ये आपका कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए कि जब भी 0 से भाग का नियम होगा तो अंत में 0 होना जरूरी है। और 9 से भाग होने का नियम क्या है कि सभी अंकों का जोड़ जो है 9 से भाग होना चाहिए। और इसके बाद जो क्वेश्चन है, एक होमवर्क क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।